नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज मैं आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आई है उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ मैं कुछ सिलेबस के बारे में बताऊँगा आप लोगों को और किस तरह से पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़ें इम्पोर्टेंट तौर पे, खासकर उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं या उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें कि जिससे कि वो इसमें अपनी पोजीशन बना सकें। तो इस पर हम लोग आज फोकस करेंगे और चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ से पढ़े, क्योंकि 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा मिलेगा। 2 महीने ज़्यादा आप लोग को समय नहीं मिलने वाला है और उसी में आप लोग को पूरी तैयारी भी करनी है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। इसलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम यहाँ बात कर लें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ 2021 की जो वैकेंसी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें एआरओ की जो सीट है वो 350 यानी ज़्यादा है और आरओ की 46 है और एक और है इसमें जो अलग निकली है हाई कोर्ट में कंप्यूटर असिस्टेंट की जो निकली है वो इसमें मात्र 15 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे 6, 5, 11 एक ये कुल मिला के 411 सीटें यहाँ पर हैं। टोटल सीटें अगर हम लोग बार कैलकुलेट करें तो 411 सीटें हैं। लेकिन मेन सीटें जो आपकी आरओ एआरओ की जो अच्छी पोस्टें हैं और सीए भी अच्छी पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे इसकी भी है। तो आप तैयारी जब करेंगे तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग तीनों का फॉर्म भरें, क्योंकि सिलेबस सभी का एक है। जो अंतर है मैं वो अभी आप लोगों के सामने डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे जो पहला जो सेक्शन है, देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में पेपर होना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, इसे आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पेपर कंडक्ट होना है। सीबीटी बेस्ड पेपर है, यानी आपका ऑनलाइन पेपर होना है। पहले इसका ऑफलाइन पेपर होता था, अब ऑनलाइन पेपर है। इसकी भी अपनी दिक्कतें हैं और जब ऑफलाइन तो उसकी अपनी दिक्कतें थी। तो इसके लिए आप लोग को तैयार होना कि ऑनलाइन पेपर हम किस तरह से दें, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में आपका मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जिनकी संख्या होगी दोस्तों 200, याद रखिएगा। और जो पार्ट सेकंड है उसमें सिर्फ टाइपिंग होनी है। ध्यान से सुनेंगे बात को, टाइपिंग वो भी इंग्लिश में, मैटर जो भी रहेगा इंग्लिश में रहेगा। और ध्यान रखेंगे जो मैटर आएगा वो जजमेंट वाले मैटर होंगे, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं वैसा मैटर होगा। और जो आपकी मिनिमम स्पीड रखी है 25, इसको आपको क्रॉस करना होगा। इससे कम रहेगा तो पास नहीं हो पाएंगे, ये भी है। और तुरंत 15 मिनट के बाद जैसे फर्स्ट हो जाएगा पेपर, मल्टीपल टाइप का पेपर आपका कंडक्ट हो गया, उसके 15 मिनट बाद 20 मिनट की टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी, जिसमें एक्यूरेसी का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। जिसमें अगर आप एक गलती करेंगे तो 0.1 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। इस तरह करते करते 10 गलतियां करेंगे तो एक गलती पूर्ण मानी जाएगी। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का भी ध्यान देना है। लेकिन जब आप मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा पेपर आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उसमें गेस कर सकते हैं कि हमारा लगभग ये अप्रॉक्स आंसर हो सकता है। ठीक है, तो गेस करना भी है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको गेस करने में भी आसानी होगी। मान लीजिए दो ऑप्शन है या 3 ऑप्शन में आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप नियर गेस कर सकते हैं, जिससे आपका हो सकता है प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, तो एक पॉजिटिव है इसमें चीज़ें, तो ये भी ध्यान देना है। इससे आपका नेगेटिव नहीं होगा, नंबर नहीं कटेंगे। जो आपको क्वेश्चन सही है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ अब यहाँ पर हमको बताने का पीछे क्या उद्देश्य है कि सिलेबस बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। सिलेबस तो आप देख भी सकते हैं, वहाँ पर सीटें भी देख सकते हैं, आप सब चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कितना सेक्शन आना और कैसे पढ़ना है आपको। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो जीएस का सेक्शन है दोस्तों, पुराना सिलेबस जो है उसी बेस पे रहेगा ये। तो जीएस का जो सेक्शन है वो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसी के आसपास रहने वाले हैं आपके। याद रखिएगा 100 के आसपास, 102, 113 ऐसे भी हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो 100 का वेटेज रहेगा। उसके बाद जो आपके जीएस के अलावा फिर जो 50 क्वेश्चन, जो 150 क्वेश्चन पहुंचेंगे, जो 50 क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें चाहेंगे तो आप 50 में 50 नंबर भी ला सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि जीएस के पोर्शन में आप पूरे नहीं ला पाएंगे, ये मुझे पता है।
कोई बच्चा नहीं ला पाया, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, आपको ये इसमें आपको क्या पढ़ना है, जनरल साइंस ही पढ़नी है, मतलब कि विज्ञान पढ़ना है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको बायो पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, यानी कि मेडुअल हिस्ट्री पढ़नी है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है। फिर नेशनल मूवमेंट, मतलब कि आप आधुनिक भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में आ गए, ठीक है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स में आ गए, फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन पे आ गए। तो इसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में आप मैक्सिमम खींचिए, कितना भी खींच सकते हैं, मैक्सिमम 100 के नियर अबाउट कितना भी कर लीजिए, वो आपके लिए सो गुड रहेगा। लेकिन जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे क्यों ला पा रहे हैं, इतना मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कर रहे हैं, तो आप जानेंगे। क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है, इसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज रहेगा, मैथ और रीजनिंग रहेगी, ठीक है दोस्तों। मैथ रहेगा, एप्टीट्यूड मैंने यहाँ पर लिखा है, जनरल एप्टीट्यूड है, इसका मतलब मैथ रीजनिंग है यहाँ पर, मतलब रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे। जहाँ पर जनरल इंटेलिजेंसिया लिखा है या रीजनिंग लिखी है, वहाँ पर जैसे कि सीए में यानी कंप्यूटर असिस्टेंट में आपका रीजनिंग है, लेकिन यहाँ मैथ भी आएगी। या ध्यान रखिएगा, पुराने पेपर को देख के गेस मत कर लीजिए कि वहाँ रीजनिंग पूछी गई तो यहाँ भी रीजनिंग पूछ ली जाएगी टोटल। तो थोड़ा सा मैथ पे भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, प्लस आपके जो मैथ के अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। कंप्यूटर भी सिलेबस में ना आपका देखिए, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। इसका बहुत लिमिटेड बुक कोई उठा के अरिहंत की बुक ले लीजिएगा आप, पतली सी बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसको पढ़ लेंगे, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। खासकर आप उसमें फुल फॉर्म ज़्यादा याद करिएगा, और बाकी सब चीज़ें कि जैसे एक्सेल पढ़ लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लीजिएगा, इस तरह के। और कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब काफ़ी इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है ना, वो याद कर लीजिएगा। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ही आसान होता है ये यहाँ पर नंबर प्राप्त करना। कंप्यूटर ये आ गया। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ फिर हिंदी भी आनी है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आते हैं, इसके बहुत टफ नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन आते हैं, आप पूरा सही कर सकते हैं। तो ये तीनों सेक्शन ऐसे जो आप पूरे सही करते हैं। सोचिए 50 या 50 नंबर ला सकते हैं। अगर 50 नंबर ले आते हैं, एक तो मान लो एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तब भी आप 48-49 ला सकते हैं। और यहाँ 100 में अगर आप 80 भी गेन कर लेते तो 80 और 50 आप 130 यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। और बाकी इंग्लिश, अब आते हैं इंग्लिश में दोस्तों। इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ कि जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने जिनकी इंग्लिश कम वीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनकी दिक्कत ये है क्योंकि इसका जो वेटेज है दोस्तों, जीएस मतलब कि पूरे पेपर में 50 का वेटेज अकेले लेके चल रहा है। अगर 20-25 क्वेश्चन होता तब भी लड़के फाइट बहुत अच्छे से कर लेते हैं और फिर आराम से उन बच्चों को भी डिफीट कर सकते थे जो बच्चे इंग्लिश से बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। जैसे कि बहुत जो हाई कम्पिटिटिव तैयारी के एसएससी वगैरह के बच्चे जो थे उनको कम्पीट कर सकते थे, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है उनकी, ठीक है। वो इंग्लिश में 50 में 45-40 तक ले जाते हैं खींच के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी में देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पकड़ बना सकते हैं इन 2 महीनों में, ये आपको देखना पड़ेगा। और कौन सी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एंटोनी सिनोनिम के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। एंटोनी सिनोनिम उतना ही पढ़े दोस्तों जितना विगत पेपरों में आया, खासकर एसएससी के पेपर में या कोई अन्य कोई पेपर हुआ है उसको ढालेंगे। जितने पुराने पेपरों में आए बस उतना ही पढ़िए, उससे एक्स्ट्रा एंटोनी सिनोनिम पढ़ने का प्रयास न करें, क्योंकि वो आपकी जद में नहीं है। क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको पता नहीं है, आपको महसूस होगा। लेकिन जो आपके हाथ में है, जहाँ आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, वो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप बुक उठाइए, एसपी बख्शी की बुक उठाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए इंग्लिश की। बहुत सी बुकें हैं मार्केट में इंग्लिश की, वहाँ से आप इंग्लिश को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। वो आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगी। इसको पढ़ने से आप आइडिया, अगर एक वर्ड की भी मीनिंग आपको पता है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। इडियम फ्रेजेस आपका लिमिटेड है। स्पेलिंग मिस्टेक विशेष ध्यान दें, पुराने जितना पेपर आए हुए हैं स्पेलिंग मिस्टेक वो सभी देख लीजिए, उसी में से क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। फ्रेजल वर्ब भी फिक्स है, इसके भी बहुत लिमिटेड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी मेन ग्रामर यही है दोस्तों, मेन ग्रामर यही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन। ये अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया है और इसकी प्रैक्टिस कर लिया, आपने पढ़ने के बहुत जल्दी से पढ़ें और उसको प्रैक्टिस में लग जाइए, बहुत जल्दी से रूल्स को पढ़ लीजिए, फिर उसको सिर्फ प्रैक्टिस करिए। बार बार प्रैक्टिस करने से आपके अंदर वो सेंटेंस बार बार दिमाग के अंदर घूमने लगेंगे जो करेक्ट वाले होंगे। और जैसे गलत स्पेलिंग आएगी वैसे आप कर लेंगे। अब प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स में आता है वो आप कर लेंगे। तो सोचिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से कम 12-13 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच से 12-13 क्वेश्चन सही कर सकते हैं।
फिर यहाँ से अगर आप सही कर ले जाते हैं स्पेलिंग मिस्टेक ये, फिर जंबल वर्ड भी आते हैं कि वर्ड्स को इधर उधर करके दे दिया, फिर उसको एक सीक्वेंस में लगाना है। सेंटेंस को जंबल करके देते हैं कि एक सेंटेंस है पूरा लंबा सा, ठीक है, उसको इधर उधर कर दिया, आप और सेंटेंस को सीधा सही कर सकते हो। वो कब कर पाएंगे? जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े रहेंगे, तब आप उस सेंटेंस को भी सही कर पाएंगे। समझिए कितने कम से कम 17-18 क्वेश्चन आप पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से सही कर सकते हैं दोस्तों। अब बचा पैसेज। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज की तो आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, पैसेज की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना पैसेज का प्रैक्टिस कर लेंगे आपके 6 क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। तो 25 के आसपास, 25 लगभग आप 30 से 35 क्वेश्चन आप इतने सेक्शन से पढ़ें, लेकिन आपको बहुत जल्दी इसमें करना पड़ेगा और ये आपकी जन्म में भी आप कर भी सकते हो। और जब आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें आप चुनेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे खासकर जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी कि 1857 के बाद की जो बात है, ठीक है, वो जरूर अच्छे से पढ़े, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होंगे। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए आप वाणी की एक बुक आती है, आप उसको रिफ़र करिए, पतली सी। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन के लिए भी आप वाणी रिफ़र कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, करंट नेशनल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो हर परीक्षा के लिए आप पढ़ते हैं, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जितना याद कर सकते हो उतना याद कर लीजिए। खासकर एक्सपोर्ट और पुरस्कार जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। जनरल मैथ मैंने आप लोग को बता दिया। फिर उसके बाद देखें स्पेशल नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। यूपी स्पेशल की भी एक वाणी की बुक आती है पतली वाली, उसको आप अच्छे उसको कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते हैं, उसको आप ले लीजिए, पतली से आती है वाणी की, उसको आप पढ़ लेंगे। वाणी की है और एग्रीकल्चर की वाणी की ले लीजिए और खूब अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और कम सिलेबस भी है इसका, बहुत ज़्यादा ब्रॉड से सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना है, वहाँ पर जो कहा है बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन इसी में से आ जाने हैं। जनरल इंग्लिश का मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। और कंप्यूटर के लिए अरिहंत की पतली सी बुक आती है, उसको पढ़ लेंगे। खासकर फुल फॉर्म जरूर पढ़ें, क्योंकि फुल फॉर्म पर 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर में जरूर पूछे जाएंगे, तो उनको जरूर याद कर लें। और वो याद किए रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बाकी कहीं नहीं फंसेगा। बाकी सबसे कंप्यूटर में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको डिफीट करेगा, कहीं पर नहीं डिफीट होंगे आप किसी बच्चे से, सब जगह टक्कर दे लेंगे हर जगह, लेकिन टक्कर कहाँ नहीं दे पाएंगे? इंग्लिश में। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी कि इन चीज़ों को बस फोकस करें, इसके अलावा कुछ और पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना आप फंस जाएंगे, उसी में उलझे रह जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो रिवीजन की चीज़ें आपकी हैं वो आपके रह जाएंगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो, यानी पारिस्थितिक तंत्र पढ़ रहे हो, तो उसमें 2 सेक्टर बहुत ध्यान दें। खासकर जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जो आते हैं, जो नियम इंटरनेशनल लेवल पर जो नियम बने हैं, उसमें किन किन चीज़ों पर रोक लगाई जाती है, किन किन चीज़ों क्या किया जाता है, उसको जरूर पढ़ें। और खासकर पॉपुलेशन का चैप्टर जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर आप पढ़ें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कई सब कुछ दिया है, जनरल साइंस दिया, ये दिया, सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ज्योग्राफी को कहीं मेंशन नहीं किया है इन्होंने। लेकिन ये एलिमिनेट नहीं करेंगे, ज्योग्राफी का भी सेक्शन यहाँ पर है। इन्होंने लिखा भले ना हो सिलेबस में अपने, लेकिन ज्योग्राफी है। ठीक है ना, या इकोलॉजी यहाँ पर लिख देना, इकोलॉजी से ये लोग ज्योग्राफी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान देंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर हम लोग इकोलॉजी का भी कुछ सेक्शन पढ़ लेते हैं, इसीलिए इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पहले चलना है और ज्योग्राफी पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी पे गिने चुने सेक्टर ही पूछे जाते हैं, इसीलिए जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं यहाँ पर ले, खासकर जैसे कि आपका अभ्यारण्य वगैरह जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बांध वगैरह कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, नदियाँ क्या हैं, वो सब पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि वो आपके जनरल साइंस के अंदर वो चीज़ें डाल दी जाती हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने लगा, खासकर वो जो मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ बताया है और किस तरह से आपको अपने सिलेबस को ब्रेक किस तरह से किया है मैंने इसको यहाँ पर, उस तरह से आपको अपने कंपाइल करने में, चीज़ों को सिलेबस को बटोरने में, इकट्ठा करने में और फिर एग्ज़ाम में उसको प्रिपेयर करके जाने में आपको सहायता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।